आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हाँ यार मम्मी, आ रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। आप क्यों मेरी इतनी चिंता करते रहते हो? अब मैं बच्चा नहीं रहा जो आप हर दिन मुझे बार बार फ़ोन लगाकर मेरी जासूसी करते हो। मैंने माँ से गुस्से भरी आवाज़ में कहा, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती है। दिन में 10 बार फ़ोन करके पूछती रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। मैं अब परेशान हो गया था। मैं रोज रोज उनकी इन हरकतों से। अब मैं बच्चा नहीं रहा, 22 साल का हो चुका हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी मम्मी मेरी इतनी चिंता करती रहती है। अरे करण बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अब देख, इतनी रात को घर आने की क्या ज़रूरत थी? तुम कल सुबह भी तो आ सकते थे ना। तुम्हें पता नहीं आज अमावस की रात है और तुम जंगल वाले रास्ते से आ रहे हो। माँ ने परेशान स्वर में बोली। उफ माँ, अमावस की रात है तो क्या है, मैं डरता थोड़ी हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा जिगरी दोस्त समीर भी है। हम दोनों ने प्लान बनाया था कि रात को ड्राइव करके घर आएंगे, जैसे हर बार जाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए समीर की ओर देखते हुए बोला, जो कार ड्राइव कर रहा था। उसने भी मुझे देखते हुए स्माइल दी। समीर? समीर का नाम सुनते ही माँ चौंक गई और घबराई हुई आवाज में बोली, क्या तुम समीर के साथ हो? वो समीर तेरा बचपन का दोस्त? हाँ माँ, वही, मेरा जिगरी यार। और तू ऐसे चौंक क्यों रही है? कई बार तो मिल चुकी है उससे, अच्छे से जानती है तू उसे। देख, नमस्ते बोल रहा है, आप कभी उससे बात नहीं करवा सकता क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है, मैंने हंसते हुए कहा। जो सुनकर माँ कपकपाती हुई आवाज में बोली, बेटा बेटा तू ठीक तो है ना? तेरा दोस्त तो पिछले महीने जब तुम दोनों कार से आ रहे थे तभी कार एक्सीडेंट मर गया था। बस तू बचा था सिर्फ उसमें, वो तो कब का मर चुका है। तो तू किसके साथ है बेटा, जिसे तू समीर बता रहा है? और कार कौन ड्राइव कर रहा है? बेटा बेटा जल्दी गाड़ी से बाहर निकल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ की आवाज घबराई हुई थी, जो सुनकर मैं हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, समीर का एक्सीडेंट तो हुआ था और हमारा और समीर का एक साथ ही एक्सीडेंट हुआ था और उसमें हम दोनों बच गए थे। पूरे महीने वो मेरे साथ हर पल मेरी आंखों के सामने था। तो फिर मम्मी कैसे कह रही है कि समीर उस एक्सीडेंट में मर चुका था? मैंने समीर की ओर देखते हुए बोला, है समीर, देख मम्मी क्या बोल रही है कि तू पिछले कार एक्सीडेंट में मर गया था। मम्मी भी ना पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है, मैंने खुद को समझाते हुए कहा। तभी मुझे याद आया, समीर 1 महीने से मुझसे बात नहीं किया है। वो बस कुछ कहने पर मुस्कुराता रहता है और कुछ खाता भी नहीं था, न कभी सोता था। तो इसका क्या मतलब? मैं ये सोचते हुए समीर की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी समीर ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत का मिला-जुला भाव बाहर आया। वो मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी उसका चेहरा एकदम भयानक होने लगा। उसके चेहरे पर बहुत सी चोट के निशान थे, सारा मांस बाहर आ रहा था और उसका सुंदर सा शरीर एकदम भयानक होने लगा। मैं वो सब देखकर चीख पड़ा और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले ही इतने दिनों बाद समीर की पहली बार आवाज आई, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और जब मुझे होश आया और मैंने सामने की ओर देखा तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। एक बड़ी सी ट्रक तेजी से हमारे कार के सामने आ रही थी। मैंने समीर की ओर देखा और वो एक अजीब सी हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मैं आंख बंद करके जोर से चीखा और उसके अगले पल ही सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को हाईवे वाली रोड के बीच एक कार मिली जिसके परखच्चे उड़ चुके थे और उसमें एक डेड बॉडी भी मिली।
जो पूरी तरह से पिचक चुकी थी। वहां करण की माँ भी मौजूद थी, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो कल रात की सारी बातें पुलिस को बता रहे थे। पिछले महीने करण और उसका दोस्त इसी रास्ते से घर आ रहे थे। दोनों ने शराब पी रखी थी और करण कार ड्राइव कर रहा था। नशे में उन्हें पता ही नहीं चला उनके सामने कब ट्रक आ गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में करण तो बच गया, लेकिन समीर मारा गया। तब से करण का व्यवहार बदल सा गया। वो ऐसे रिएक्ट करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कल रात वो बोलने लगा कि वो अपने दोस्त समीर के साथ है और उसके बाद ये सब हो गया। ये कहकर वो रोने लगी। कमाल की बात है, कार में तो सिर्फ करण की ही लाश मिली। अगर कोई दूसरा भी उसके साथ होता तो उसकी भी बॉडी जरूर मिलती। और करण की डेड बॉडी ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर थी, जो कि सीट बेल्ट से बंधी हुई थी। फिर गाड़ी कौन चला रहा था? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं बड़ी बेसब्री से बस के चलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बस का ड्राइवर था कि ना जाने कब से इंजन तो चालू कर बैठा था, मगर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने गुस्से में आकर अपना हाथ बस की सीट पर दे मारा। मैं अपने एक दोस्त केविन के घर जा रहा था। कॉलेज का आखिरी साल था और हम 5 दोस्तों ने केविन के घर पर इस बार की छुट्टियां बिताने का प्लान बनाया था। लेकिन हमेशा की तरह मैंने सुबह उठने में देरी कर दी और मेरी ट्रेन छूट गई। मेरे सारे दोस्त शागुड़ी में मेरी राह देख रहे थे। मेरी लापरवाही की वजह से सारे प्लान पर पानी फिर गया। ऊपर से बस थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने मन ही मन उस मनहूस ड्राइवर को कोसा। तभी मेरी बस में एक खूबसूरत सी लड़की चढ़ी और मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। देखने में वो मेरी हम उम्र लगती थी। उसे देखते ही मेरी सारी खुन्नस भूल गई। बस तभी बस भी चल पड़ी, जैसे उसके लिए ही इतनी देर से रुकी हो। मैंने तो सोचा था कि आज ये बस छूट ही जाएगी। उस लड़की ने अपने हाथ जोड़े और आंख बंद कर खुद से कहा, भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा उसके दाएं हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर हीरे जड़े हुए थे। उन हीरों के बीचों बीच कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। आप शागुड़ी जा रहे हैं? मैंने बात छेड़ी। जी। वो हल्के से मुस्काई। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसकी संगत में सफ़र अच्छा कटेगा। मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ। आपको क्या पता है वो जगह जवान लड़कों के लिए खतरनाक है? हालांकि ऐसा कुछ मैंने केविन को कहते हुए सुना था कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है, मगर फिर भी बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। अच्छा? मैंने उसकी बात पर हैरानी जाहिर की। ऐसा क्यों? कहते हैं उस हसीना ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले शागुड़ी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम वार्ता था। वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम राघव था। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। वर्दा के परिवार को जब इस बात की भनक पड़ी तो उन्होंने वर्दा के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिया। वर्दा ने जब ये बात राघव को बताई तो उसने घर से भाग जाकर शादी की योजना बनाई। अगले दिन वर्दा अपने घर परिवार से भागकर राघव से शागुड़ी के जंगल में मिली। राघव को वर्दा से सच्चा प्यार नहीं था। उसकी नज़र वर्दा के दौलत पर थी। उसे लगा अगर वो शादी करने की बात कहेगा तो वर्दा अपने साथ अपने सारे जेवर भी लेकर आएगी। लेकिन जब राघव को पता चला कि वर्दा खाली हाथ आई है तो वर्दा से पीछा छुड़ाने के लिए वो तरीके सोचने लगा। वो वर्दा को घने जंगल में ले गया और एक वीरान जगह देखकर उसकी हत्या कर दी। जंगल के ठीक बीच में एक 100 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ है। राघव ने वर्दा की लाश को वहीं दफना दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ।
वर्दा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो वहीं जंगल में भटकती रही। राघव से मिले धोखे के कारण अब उसे हर मर्द से नफरत हो चुकी थी। वो शागुड़ी के मर्दों को अपना शिकार बनाने लगी। शागुड़ी के लोगों ने एक तांत्रिक से मदद मांगी। उस तांत्रिक ने गांव के चारों तरफ मंत्रों का एक घेरा बना दिया। इस घेरे के अंदर वर्दा की आत्मा मर्दों की इजाजत के बिना ही प्रवेश नहीं कर सकती थी। उस तांत्रिक ने शागुड़ी के मर्दों को ये सलाह दी कि जब वर्दा की अतृप्त आत्मा आपको आपके पास बुलाए तो उससे कहना कल आना। कल क्यों? क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। वो हंसते हुए बोली, हर कल अगले दिन आज में बदल जाता है। उसकी इस बात का अर्थ समझ में आते ही मैं भी जोर से हंसा। लो आ गया शागुड़ी। उसने उंगली से बस स्टॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम दोनों बस स्टॉप पर उतर गए और बस आगे बढ़ गई। शागुड़ी के जंगल बहुत सुंदर हैं। वो मुझसे बोली, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलूंगी आकाश। मन तो बहुत हुआ कि उसके साथ उसी वक्त चल पड़ूं, पर केविन और बाकी दोस्तों का ख्याल आया तो मैं पीछे हट गया। आज नहीं, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उसे टालते हुए बड़ा अफसोस हो रहा था। लेकिन तुम कल आना, मैं कल ज़रूर आऊँगा। अच्छा, कहते हुए वो मुड़ी और आगे बढ़ गई। मैं भी मुड़ा और 2 कदम भी आगे बढ़ाए, लेकिन फिर इच्छा हुई कि मैं उसे एक बार फिर से देखूं। जब मैंने पलट कर देखा तो वो कहीं नजर नहीं आई। मैं भारी मन से केविन के घर की तरफ चल पड़ा। लो आ गया। मुझे देखकर केविन जरा नाराजगी से बोला, कितनी बार तुमसे कहा है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लिया करो। तुम्हारी ये देर तक सोते रहने की आदत कब छूटेगी आकाश? इस आदत के कई फायदे भी है दोस्तों। मैं खुशी से पागल हुए जा रहा था। कैसे फायदे? केविन ने मुझसे घूरते हुए पूछा। इस बुरी आदत के कारण मैं आज एक अजनबी हसीना से मिला। क्या? लड़की की बात सुनते ही सारे दोस्तों ने मुझे घेर लिया। उसके बारे में जरा हमें भी बताओ आकाश। मैंने उन्हें हमारी मुलाकात का पूरा ब्यौरा दिया और वर्दा की वो कहानी भी सुनाई। झूठ बोल रहा है ये, केविन ने हंसते हुए कहा। ये कोई लड़की वड़की से नहीं मिला। एक तो देर से आता है, ऊपर से हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं भड़क गया। वो लड़की शागुड़ी की रहने वाली है ना? केविन ने पूछा। तो ज़रा हमें भी मिलाओ। मिलाऊंगा, लेकिन कल, मैंने पूरे विश्वास से कहा। कल मैंने उससे मिलने जाने की बात कही है। ये भी झूठ। केविन फिर से हंसा। क्योंकि जनाब, अगर वो लड़की शागुड़ी की है तो उसे वर्दा की कहानी भी मालूम होगी। वर्दा के प्रेमी ने उसका कत्ल नहीं किया था। उसने घर से भागकर वर्दा के साथ शादी की योजना ज़रूर बनाई थी, लेकिन फिर वो खुद ही गायब हो गया। वर्दा ने जंगल में बहुत देर तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो जब नहीं आया तो उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये है असली कहानी दोस्तों। ये आकाश तो बस झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। इसे मैंने कहा ही था कि यहाँ एक जंगल में चुड़ैल रहती है जो मर्दों का शिकार करती है। उसके आगे आकाश ने खुद ही मनगढ़ंत कहानी बना ली। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ गड़बड़ी नजर आई। अचानक मुझे याद आया कि उस लड़की ने जाने से पहले मुझे मेरे नाम से पुकारा था, मगर उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो कभी बताया ही नहीं। केविन, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कि क्या वर्दा की लाश मिली थी? नहीं। केविन ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन दिनों बारिश का मौसम था और नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए लाश कहीं बह गई होगी। चलो मेरे साथ। मैंने केविन का हाथ पकड़ा और बाकी दोस्तों को भी साथ चलने का इशारा किया। केविन के बगीचे से मैंने एक फावड़ा भी साथ ले लिया। केविन, जंगल पहुंचकर मैंने पूछा, वो 100 साल पुराना बरगद का पेड़ कहाँ है? उस तरफ, केविन ने हाथ का इशारा करते हुए कहा। हम सब उस तरफ चल पड़े। बरगद के पास पहुंचकर मैंने खुदाई करनी शुरू की। थोड़ी देर खोदने के बाद हमें एक नर कंकाल मिला। हम सब चौंक गए। तभी मैंने उस कंकाल के दाएं हाथ पर कुछ चमकते हुए देखा। मैं पास गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। मैंने मिट्टी हटाई
और देखा उसके दाएं हाथ में एक हीरे की अंगूठी है। वो ठीक वैसी ही थी जैसे उस बस वाली लड़की के हाथ में थी। हम सबने मिलकर उस अंगूठी पर लिखे नाम को पढ़ा। उस पर लिखा था वर्दा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।